तो देखो, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 2 क्लास बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया कि किस किस तरह से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसके अंदर 2 तरह की क्वालिटी पाई जाती है। तो यहाँ माने चलिए जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई केमिकल सब्सटेंस है। अब केमिकल सब्सटेंस में हम ये देखेंगे कि इसमें 2 प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है इसकी क्वालिटेटिव, एक तो होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। तो हम लोगों को 2 एनालिसिस करनी पड़ती हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ना पड़ता है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ना पड़ता है। क्वालिटेटिव का मतलब इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से होता है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ कितनी मात्रा में कहाँ डाला जा रहा है जिससे कि रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। अब इनको समझने से पहले हमें यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो आपको दिमाग में डाल के चलनी है ताकि कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, वो बेसिक चीजें क्या होती हैं। सपोज दैट आपके पास कोई केमिकल कंपाउंड है, यानी आपने क्या लिया, यहाँ पे कोई केमिकल कंपाउंड चूज किया। अब उस केमिकल कंपाउंड के बारे में आपको क्या क्या चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात, आपको पता क्या क्या होना चाहिए। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमें क्या निकालना पड़ता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो केमिकल कंपाउंड है वो स्टेबल फॉर्म में है या अनस्टेबल फॉर्म में है। ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बताएगा, ठीक है। प्लस कौन कौन से केमिकल कंपाउंड ऐसे होते हैं या कौन कौन से केमिकल आयन इस तरह के होते हैं जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाए जाते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे टू कैलकुलेट मोलर मास। मोलर मास यानी आपको सारे कंपाउंड्स के मोलर मास आने चाहिए कि मोलर मास कैसे निकाला जाता है। प्लस इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास निकालना आना चाहिए, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तुल्यांकी भार। जब आप इक्विवेलेंट मास निकालना सीख जाएंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने में। ये इसके बाद वैलेंसी निकालना आपको आना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट लिए गए मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, उनकी वैलेंसीज क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कंसंट्रेशन निकालना आना चाहिए आपको। कंसंट्रेशन हम लोग किस तरह से निकालते हैं, कंसंट्रेशन का मतलब हिंदी में होता है सांद्रता। एंड उसके बाद मोलरिटी निकालना आपको आना चाहिए, नॉर्मलिटी आपको आनी चाहिए निकालना, इसको नॉर्मलता हम लोग बोलते हैं, मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता। नेक्स्ट जो आता है वो मोलरिटी आती है, एंड मोल फ्रैक्शन आता है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना, कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको निकालना आपको सीखना पड़ेगा ताकि आप इजीली किसी चीज की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सके। ये बिल्कुल कह सकते हो इनिशियल स्टेप्स होते हैं जो हर केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे को बिल्कुल समझने चाहिए, ताकि आगे चल के हमें किसी भी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हमें कोई परेशानी ना हो, सही है। तो अब हम इसको एक एक स्टेप से समझ के चलेंगे। अभी इसमें कुछ और चीजें हैं जो मैं बाद में ऐड करूंगा, लेकिन आपको इनको स्टेप समझना है। तो एक एक चीज से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन केमिकल स्पीसीज। तो हमारा जो पहला हेडिंग होगा वो क्या होगा, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन केमिकल स्पीसीज।
अब देखिए केमिकल स्पीसीज मैंने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि आयन क्या चीज होती है, तो मैं आपको बता दूं, जब कोई भी केमिकल एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट कह सकते हो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो कैटायन बन जाएगा, मतलब धनायन इसको बोलेंगे। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो एनायन बन जाएगा, मतलब उसको ऋणायन बोलेंगे। सही है। तो ये इसलिए करते हैं ताकि इनको स्टेबिलिटी जो है वो मिल सके, समझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये जो केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं तो केमिकल रिएक्शन के पीछे सबसे बड़ा जो मेन कॉज रहता है वो होता है स्टेबिलिटी के लिए। अभी जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप क्यों पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे साहब हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि लाइफ में स्टेबल हो सके। तो हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम कुछ चीजों को गेन कर रहे होते हैं और कुछ चीजों को लूज कर रहे होते हैं जी। तो जितना हम गेनिंग ज्यादा रखेंगे, अच्छी नॉलेज को गेन करेंगे, अच्छी विचारों को गेन करेंगे, उतनी अच्छी सक्सेस हमको मिल जाती है। यानी हमको नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ, समझे। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं केमिकल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए आपको कम से कम 1 से लेके 40 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो आपको याद होना चाहिए, ताकि आप इजीली, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर पाए जाते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, वही उसका एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मान चलो हमें किसी ने बोला H2 यानी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो आपको पता है हाइड्रोजन जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, तो हाइड्रोजन का एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब हमने यहाँ 2 एटम लिए हुए हैं तो 2 × 1, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाएंगे। अगर कोई पूछता है कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल पर, देखिए H2 जो है दैट इज द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है, समझे। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 हैं। क्लियर। तो हाइड्रोजन जो है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके अंदर 2 एटम हैं और एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 2 एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर कोई पूछता है कि आपको हाइड्रोजन एटम पर कितना आवेश होगा, कितना चार्ज होगा, तो आप इलेक्ट्रॉन के आवेश से इसके नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का चार्ज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लेते हैं H2O। अब H2O में नंबर ऑफ एटम्स देखिए कितने हो गए, 2 और 1 3, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्राई एटॉमिक, यानी इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो देखो 2 × 1 इलेक्ट्रॉन आपका किसमें होता है, हाइड्रोजन में होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 1 × ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे आता है, यानी 8 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हमारे इसके अंदर हो गए। तो टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें निकल गया है H2O के अंदर। क्लियर। अब देखिए इसके अलावा और हम देखते हैं CO2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर एटॉमिसिटी देखेंगे तो 2 और 1 3, ये भी ट्राई एटॉमिक में आ गया, समझे। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने, तो कार्बन 6 नंबर पे आता है, सिंगल एटम है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, प्लस ये 2 × अब यहाँ पे कितना लेना है हमें, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, समझे, समझ में आ रहा है, समझे। अब देखो यहां से सॉल्व करते हैं, तो 6 + 16 दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो हम कह देंगे साहब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने होते हैं, 22 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, समझे। अब आगे देखिए, जैसे कोई आपसे कहता है H2SO4, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये मल्टी एटॉमिक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4, 2 6 और 1 7, समझिए। तो इसको हम पॉली एटॉमिक कह सकते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, तो देखो 2 हाइड्रोजन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, प्लस सल्फर आता है 16 नंबर पर, तो 16 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, प्लस 4 × 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, 2 + 16 + 32।
अब आपको कितना हो गया 50 इलेक्ट्रॉन, यानी 50 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस पर हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे H2SO4 पर। तो इस तरह से आपको जितनी भी जो ये न्यूट्रल स्पीशीज हैं, न्यूट्रल का मतलब है इन पे किसी पे कोई आवेश उपस्थित नहीं है, सही है। अब हम दूसरे नंबर पे देखेंगे फॉर कैटाइन। कैटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन। अब देखिए पॉजिटिव आयन पे देखते हैं कैसे आएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन लिया NH4+, जिसको हम लोग अमोनियम आयन कह देते हैं, अमोनियम आयन। अब अमोनियम पे देखो किस तरह से निकाला जाएगा। तो नाइट्रोजन पे 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हो गए, हाइड्रोजन 4 है, 4 × 1 इलेक्ट्रॉन 1 का हो गया, प्लस ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको ऊपर दे रखा है, इस पॉजिटिव चार्ज के 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे माइनस कर देना है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन को माइनस करना, ठीक है। तो अब आप इसे कैलकुलेट करिए, कितना हुआ निकल के 7 प्लस ये 4 थे तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 - 1 तो 11 में, यानी 7 4 11, 11 में से 1 माइनस किया मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर हम बात करें कि NH4 पॉजिटिव है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आगे देखिए फॉर एनाइन। अब एनाइन में नेगेटिव आयंस आते हैं। अब नेगेटिव आयंस आप कोई भी ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा O2 - 2। O2 - 2 पे आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो क्या करेंगे, O यहाँ पे 2 लिया गया है तो 2 × 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो माइनस चार्ज आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो माइनस चार्ज आपके सामने है, इसको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमें प्लस कर लेंगे। तो माइनस आयन के लिए प्लस करेंगे, बाकी प्लस के लिए माइनस कर देंगे। अब कितना आएगा, 8 × 2 = 16, तो 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमें इनको इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको जो मेन चीज है समझने वाली, वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने अभी आपको एक शब्द बोला था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए आपने अभी यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास अमोनियम आयन था उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे थे। फिर हमने देखा कि H2O जो था उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन। ये कहने का मतलब है कि NH4+ और H2O ये दोनों क्या हो गए, अगर यहाँ से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखेंगे H2O, NH4+। समझिए। इसके अलावा अगर हम कुछ और भी इसमें लेके चलते हैं तो हम देखेंगे कि इन दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इनको आपस में क्या कहा जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द पेयर रिप्रेजेंट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यानी कौन सा पेयर जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, सही है। तो आई थिंक जहां तक है आपको समझ में आ गया होगा। प्लस दूसरी चीज, आपको जितने भी केमिकल आयन या केमिकल कंपाउंड आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आप प्रैक्टिस के लिए सबको एक पेज पर लिख लीजिए और सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस जब अच्छी हो जाएगी तो आप यानी एग्जाम टाइम पर उसको इजीली डिटेक्ट करके हम लिख पाएंगे कौन कौन सी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आ जाती है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ से जो हमारी समझ में आनी चाहिए वो क्या है, वो मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगर ये पता लगाएं कि इनका यहाँ पे क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो कैसे पता लगेगा। तो अब आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे ऐसा कर क्यों रहे। आप देखिए O2 - 2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि अगर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये इनर्ट हो जाएगा। इनर्ट का मतलब है कि ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, समझे, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप देखिए NH4 पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस 10 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं यहाँ से 2 × 8 करता हूँ तो इसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो ये भी कैसा हो गया, इनर्ट हो गया, मतलब ये भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो कोई भी कंपाउंड अपने आप को आयनाइज्ड कब करता है, या कोई भी एलिमेंट अपने आप को जब आयनाइज कर रहा है या ग्रुप ऑफ एलिमेंट आयनाइज कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो मेन कॉज रहता है वो क्या है, वो अपने आप को इनर्ट करते हैं, स्टेबल बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं
उनके अंदर जो ज्योमेट्री होती है, जो उनका एक कह सकते हो क्रिस्टल ज्योमेट्री, जो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर आता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं कि H2O NH4 पॉजिटिव, तो अगर हम इन दोनों की स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि H2O जो है वो V शेप आ रहा है और ये टेट्राहेड्रल शेप में आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दोनों में सेम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण, समझिए, तो इन दोनों जितनी भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं उनके अंदर जो संकरण प्रक्रिया होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन प्रक्रिया होती है, जिसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो वो क्या होती है, सेम रहती है। अब कोई आपसे पूछने लग जाए कि H2O और NH4 पॉजिटिव जो है इनके अंदर किस प्रकार का संकरण मिलेगा, ये तो आप देखेंगे कि जो H2O मिलेगा वही NH4 पॉजिटिव के अंदर भी पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने आपको समझाया कि हम किस प्रकार से यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है टू कैलकुलेट द मोलर मास। अब आपको सीखना है कि हम लोग मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट हमारा आएगा टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गिवन केमिकल स्पीसीज। अब देखिए मोलर मास आपको कैसे निकालना है, तो उसके लिए आपको मोलर मास याद होने चाहिए। 1 to 40 मोलर मास आपको याद करके चलना है, 1 से लेकर 40 तक के एलिमेंट्स के। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, तो पहला जो हमारा एग्जांपल है, मान के चलिए कि हमने यहाँ पे जो चूज किया हुआ है वो लिया है H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी पानी आपकी भाषा में। तो इसका मोलर मास अगर आपको निकालना है तो H का जो मोलर मास होता है 1 होता है और O का कितना होता है 16, सही है। तो मैं इसे यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, तो 2 × 1 + 1 × 16। देखिए 2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है, और 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिंगल एटम है। इन दोनों को सॉल्व करके करेंगे तो ये आएगा 18U, ये इसका मोलर मास हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूँ CO2 का मोलर मास निकालिए, तो CO2 का मोलर मास निकालने के लिए C होता है हमारे पास 12 और O होता है 16। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 × 12 + 2 × 16, इसको सॉल्व करिए 2 + 32 दैट इज 44U, इस तरह से निकल जाएगा। अगर आपसे कहा जाता है कि H2SO4 का मोलर मास निकालिए, तो H2SO4 में H होता है 1, S होता है 32 और O होता है 16, ये इसके मोलर मास है। आपको याद करने में ध्यान रखना, एक टेबल बना लो पूरी की पूरी जिसमें आपको सारे एलिमेंट्स के मोलर मास जो है वो लिख लेते हैं, समझे। अब देखिए ये कैसे करेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे 2 × 1 + 1 × 32 + 4 × 64, सॉरी 4 × 16, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 + 32 + 64। अब आप इनको ऐड करिए, तो इनको ऐड करने के बाद कितना आएगा 98U, इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। अगर बाई चांस आपसे कोई कह रहा है कि CaCO3 या CaNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस आपको इसका मोलर मास निकालना है, तो सबसे पहले आप इसको एटॉमिक लेवल पर लाएंगे। कैसे लाएंगे, देखो Ca लिख लिया, 2 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो N2 और O6, इस तरह से आपको इसको लिख लेना है, समझे, ताकि आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो। तो अब हमने देखा Ca हमारे पास 1 है, तो 1 × 40 लिख लेंगे, +2 × 14 लिखेंगे यहाँ पे, +6 × 16 लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे 40, 28 एंड 96, इनको ऐड करेंगे 4 164 यूनिट, क्लियर। तो इस तरह से हमें सबके मोलर मास निकालना आना चाहिए। आपको कितना भी बड़ा कोई कंपाउंड क्यों ना दे दे, सबसे पहले आपको उसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसको उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में लेके आना है, ठीक है। जब ये फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने बनाया हुआ है, जो एटॉमिक की नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह से आप बना के जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो ये मोलर मास निकालने का आपका तरीका होता है कि आपको मोलर मास कितने निकालने,
इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आपको क्या करना है कि आपकी बुक में जितने सारे केमिकल कंपाउंड्स के नाम जो आपको दे रखे हैं उनको आप 1 या 2 पेज 10 पेज जितने भी हैं उसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद उन सबके मोलर मास आपको निकाल लेने हैं। क्लियर? अब जो हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा मोलर मास निकालने के बाद वो रहेगा इक्विवेलेंट वेट निकालना। तो हम इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट हम लिख सकते हैं। तो टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ गिवन केमिकल स्पीसीज। अब देखिए जो इक्विवेलेंट वेट होता है इसको हम इक्विवेलेंट वेट इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है उसका मोलर मास आपको निकालना है अपॉन वैलेंसी, यानी उसकी वैलेंसी से आपको भाग दे देना है। सही है? या क्या करना है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस यानी एम ऑफ सब्सटेंस, एम का मतलब मोलर मास है यहाँ पे, अपॉन चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन, यानी आयन पे कितना चार्ज है, एक आयन पे प्लस पे या माइनस पे, वो आपको निकाल लेना है। या और फॉर्मूला बन जाएगा मोलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन बेसिसिटी। जो बेसिसिटी होती है ये किसके लिए निकाली जाती है, एसिड के लिए निकाली जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा ये किसके लिए निकालेंगे, फॉर एसिड, एसिड की बेसिसिटी निकाली जाती है। दूसरा मोलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एसिडिटी, एसिडिटी ये निकाली जाती है, किसके लिए निकाली जाती है, फॉर बेस। तो इस तरह से आपके सामने जो फॉर्मूला बन के आ रहा है ये 4 फॉर्मूले हैं। अगर आपके सामने कोई एसिड है तो कैसे निकालना है, बेस है तो कैसे निकालना है, और अगर आपके सामने कोई एसिड या बेस में से कोई कंपाउंड नहीं है, कोई एक सिंपल कंपाउंड आपके सामने है, तो आप उसको आयन जो है उसको आप आयनाइज करिए, आयनाइज करके ये देखिए कि उसके एक आयन पे कितना चार्ज है, प्लस का माइनस का, उस चार्ज से उसके मोलर मास को डिवाइड कर दीजिए, आपको यहाँ से इक्विवेलेंट वेट जो है वो मिल जाएगा। अब एक एक एग्जांपल हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, इसके बारे में जाने से पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे हम लोग फॉर एसिड यानी एसिड की बात करते हैं, ठीक है, तो एसिड की हम लोग क्या निकालते हैं, बेसिसिटी निकालते हैं। अब बेसिसिटी के हिसाब से देखा जाए तो एसिड को अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले आते हैं मोनो बेसिक एसिड। अब देखिए मोनो बेसिक एसिड कौन कौन से होते हैं, जो कि सिंगल H प्लस आयन देते हैं। तो यहाँ देंगे गिव सिंगल H प्लस आयन ऑन डाइल्यूशन। इनका मतलब क्या होता है, जब आप ऐसे एसिड को पानी में घोलोगे तो उसमें से आपको सिंगल H प्लस आयन या H3O प्लस आयन देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे HCl है, HBr है, HI है, HF, HNO2, HNO3, CH3, COOH, CH3, CHOH, COOH। समझे? तो अब आप थोड़ा सा इसको देखिए, जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है, इन सब में सिंगल सिंगल H को लूज करने की कैपेबिलिटी है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे HCl लिया, HCl को डाइल्यूट किया पानी के साथ में, HOH क्या है, पानी है, इसको H2O भी आप लिख सकते हो। तो हम यहाँ से देखेंगे कि H3O पॉजिटिव आयन एक निकल गया प्लस Cl माइनस आयन यहाँ से निकल जाएगा। तो जो H3O पॉजिटिव आयन है इसको हम लोग प्रोटियम आयन बोल देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रोटियम आयन या हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब जो हाइड्रोनियम आयन होता है इससे ये पता चल जाता है कि हमारा जो एसिड है वो किस प्रकृति का है, मोनोबेसिक है या डाइबेसिक है। समझ में आ रहा है? तो ये जितने भी एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं अभी आपके सामने, इनमें सब में एक एक सिंगल सिंगल H आ रही है, तो आप समझ जाएंगे कि ये मोनोबेसिक एसिड हैं। क्लियर? अब दूसरे नंबर पे हम चलते हैं, तो हम पढ़ेंगे डाई बेसिक एसिड,
डाई बेसिक एसिड को बाई बेसिक एसिड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, गिव 2H3O पॉजिटिव और 2H प्लस आयन ऑन डाइल्यूशन, यानी जब इनको आप पानी में घोलोगे तो ये 2H3O पॉजिटिव आयन देंगे या 2H प्लस आयन यहाँ पे देंगे। अब इसके एग्जांपल में देखिए तो हमने यहाँ पे लिया H2SO4, इसमें देखो 2H आ रहे हैं, H2SO3 इसमें भी 2H आ रहे हैं, H2CO3 इसमें भी आपको 2H देखने के लिए मिल रहे हैं, ये और देखो COOH इसमें भी आपको 2H नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो एसिड होते हैं इनको डाई बेसिक एसिड कहा जाता है। नाम तो आपको पता ही होगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सल्फ्यूरस एसिड होता है, ये कार्बोनिक एसिड होता है और ये ऑक्सैलिक एसिड होता है जो टमाटर के अंदर पाया जाता है। क्लियर। अब इसके अलावा आपके पास आते हैं ट्राई बेसिक एसिड। अब देखिए ट्राई बेसिक एसिड कौन से होते हैं, जो कि 3H3O पॉजिटिव या 3H प्लस आयन को क्या करते हैं, देते हैं, कब, ऑन डाइल्यूशन, मतलब उनको जब पानी में घोला जाता है। तो इसके एग्जांपल में हम देखेंगे तो H3PO4 H3PO4 ये हमारे पास एक एसिड है और H3PO3 ये भी हमारे पास एक एसिड है जो फॉस्फेट एसिड में आ जाते हैं। तो ये जो एसिड है ये भी कैसे है, ट्राई बेसिक एसिड है। तो अगर ये जितने भी ट्राई बेसिक एसिड है, इसका मतलब है कि अगर हम इनका इक्विवेलेंट मास निकालने जाएंगे तो आप इनका मोलर मास निकालेंगे और मोलर मास निकालने के बाद ये तीन जो आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन, इस तीन से उस मोलर मास को डिवाइड कर देंगे जिससे कि आपको इनका इक्विवेलेंट मास जो है वो मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक मुझे आपको पता लग रहा है कि अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसको लिख पाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहीं से इसी तरीके से आपको समझना है फॉर बेस, यानी बेस के लिए देखते हैं क्या क्या रहता है। अब बेस में क्या है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख रखा है कि अगर हमारे पास एसिड है, अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी निकालेंगे और अगर हमारे पास कोई बेस है तो उसकी हम लोग क्या निकालेंगे, एसिडिटी निकालेंगे। अब जो एसिडिटी निकाली जाएगी तो इसके हिसाब से बेस जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो पहला होता है मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस कौन सा होगा, तो ये क्या करते हैं, गिव्स 1OH माइनस आयन ऑन डाइल्यूशन, यानी जब आप इनको पानी में घोलोगे तो ये एक OH माइनस आयन जो है वो देगा। क्लियर। तो इसका एग्जांपल आपको समझना है, जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह के जो हाइड्रोक्साइड हैं आप देख रहे होंगे, इन सब में एक एक OH जो है वो आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, ये मोनो एसिडिक बेस हो जाएंगे। क्लियर। अब ऐसे ही हम लोग लिखेंगे डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस। अब जो डाई एसिडिक बेस होते हैं इसका मतलब क्या है, इसमें 2 OH माइनस आयन देगा डाइल्यूशन पे। तो इनका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे CaOH का होल ट्वाइस हमने ले लिया, BeOH का होल ट्वाइस यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये इसके अलावा और भी आ जाते हैं, जैसे FeOH का होल ट्वाइस यानी फेरस हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह के जो हमारे पास रहेंगे इनमें हम देखेंगे कि इन सब में हाइड्रोक्साइड कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही यहाँ से तीसरी कैटेगरी आएगी ट्राई एसिडिक बेस। तो जो ट्राई एसिडिक बेस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, इनमें क्या हुआ, ये 3 OH माइनस आयन देंगे डाइल्यूट होने पर। तो जिसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल थ्राइस यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्लियर। तो इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा कि हम लोग किस तरह से एसिडिटी और बेसिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना होता है। तो देखिए ये सारी चीजों को आपको नोट कर लेना है। अब देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अलग अलग करेंगे। तो पहले सबसे पहला हमारा जो एग्जांपल रहेगा वो रहेगा फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड।
न्यूट्रल कंपाउंड, जैसे MgSO4, MgCO3, MgCl2, इस तरह से मान लीजिए। ठीक है, अब कोई आपसे कहता है कि भाई इसका मोलर मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो इक्विवेलेंट वेट, तो सबसे पहले हमने लिया MgSO4 को, पहले इसको आयनाइज करेंगे, Mg+2 हो गया और SO4 -2 हो गया। अब यहां से हमें जो वैलेंसी ऑफ आयन नजर आ रहा है, तो वैलेंसी ऑफ आयन हमारे पास कितना है? 2 है। देखो इधर भी यहाँ पर 2 वैलेंसी है, इधर -2 वैलेंसी है। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका मोलर मास निकालिए सबसे पहले। मोलर मास कितना हो जाएगा? Mg कितने नंबर पे आता है? नहीं, Mg आता है आपका 12 नंबर पे। तो इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 24 + 32 + 64। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया हमारा 10, ये 120 निकल के आ गया इसका मोलर मास। ठीक है, आप ऐड करेंगे तो 6 और 4 8 10 ये हो गया, 6 3 9 2 11 और 1 12 ये हो गया। अब हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो E बराबर क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन वैलेंसी। तो इसको देखेंगे तो 120/2 से इसको डिवाइड करना है, तो 60 जो है वो आपका इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो ये एक सिंपल तरीका है जिसको आयनाइज करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम लेते हैं फॉर एनी एसिड। अगर हम किसी एसिड हमारे पास कोई आया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि साहब H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बाई बेसिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी 2 है, तो हमें इसमें 2 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे तो मोलर मास इसका हो गया 98 यूनिट। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो 98 से इसको 2 से डिवाइड कर देना, तो 49 जो है इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो निकल के आ जाएगा। ये हो गया एसिड के लिए। अगर हमसे कोई कहता है कि साहब बेस के लिए निकालो, फॉर बेस, तो बेस में जैसे मान चलो हमने चूज किया CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मोलर मास निकालेंगे तो 40 + 2 + 32, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 74 यूनिट हमारे पास निकल के आ जाएगा मोलर मास। अब आपसे कहता है कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको इसमें क्या चीज माइंड करनी पड़ेगी? OH, कि इसमें OH कितने हैं, तो OH आपको कितने नजर आ रहे हैं? 2, तो क्या करेंगे? 74/2 दैट इज 37, तो 37 जो है हमारा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अब इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो आपको जो मैंने बताया उसी हिसाब से आप लोग चलिए, अपना जितने भी बुक में दे रखे हैं फॉर्मूले उन सबको आप लिखो, लिखने के बाद उनके मोलर मास लिखो, मोलर मास लिखने के बाद उनके वैलेंसी ऑन आयन लिखना है, प्लस उसको हमें फिर डिवाइड कर करके सबके इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। मतलब ये आपके पास एक कह सकते हो कि होमवर्क होता है, जिसको आप जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ही जल्दी आपको केमिस्ट्री इजीली समझ में आने लग जाएगी। अब यहाँ से हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन केमिकल स्पीसीज। अब देखिए नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल, यानी इसको शॉर्टकट में हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n = क्या होता है? गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी पदार्थ का गिवन मास कितना है इसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस यानी स्मॉल m। तो शॉर्टकट में हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा n = W/m। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाए। अब देखिए हमें कोई सैंपल दे रखा है, कोई हमसे कहता है फाइंड नंबर ऑफ मोल इन 90 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, यानी पानी की भाप जो है वो आपके पास 90 ग्राम है, तो आपको ये पता लगाना है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे।
तो इसको देखो सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, आप पहले ये देखिए हमें दे क्या रखा है। तो 90 ग्राम आपके पास वजन है, तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 ग्राम, ये आ गया गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस। अब आपको दे रखा है वाटर वेपर, वाटर वेपर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है H2O यानी पानी, पानी से भाप बनती है, तो H2O उसका फॉर्मूला हो गया। तो हमें निकालना है इसका मोलर मास, तो लिखेंगे m ऑफ H2O यानी H2O का मोलर मास, तो कितना हो जाएगा 18 यूनिट, ठीक है। अब इसके मोल निकालने, तो n बराबर होता है फॉर्मूला W अपॉन m, तो 90 डिवाइड बाई 18, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 मोल जो हैं आपके यहाँ से निकल के आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो भी आप कोई भी अगर सब्सटेंस आपको दे रखा है और आपसे पूछा जाता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का सिंपल जो तरीका है वो यही है कि आपके पास जो सब्सटेंस का गिवन मास है उसको आप लिखिए और नीचे उसके मोलर मास से जो कंपाउंड है जिसका मास आपको दे रखा है उसके मोलर मास से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको यहाँ से नंबर ऑफ जो मोल हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर? अब ये जो नंबर ऑफ मोल है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब भी हम केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे होते हैं तो जब हम उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो बार बार नंबर ऑफ मोल आपको निकालना पड़ जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए मैं एक दो एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसी से समझते चले जाओ, जी ज़्यादा देंगे तो फिर हमारा जो ड्यूरिंग आवर जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप सिंपल तरीके से एक एग्जांपल से इसको समझते चले जाइए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नंबर ऑफ एटम्स निकालना, समझे? तो हम समझेंगे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब ये चीज हमें यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें यहाँ से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस, सही है, इक्वल्स टू n इंटू Na। n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है और जो Na है ये एवोगैड्रो नंबर है, तो जो Na की वैल्यू होती है यानी लिखेंगे यहाँ पे Na इक्वल्स टू 6.02 10 की पावर 23, ये इसकी फिक्स वैल्यू होती है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू यानी 6.02 10 की पावर 23। अब n की वैल्यू भी आप लिख सकते हो W अपॉन m इंटू 6.02 10 की पावर 23। तो इस तरह से आपके ये तीन फॉर्मूले यहाँ से बन जाते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सीखिए कैसे निकालना है। जैसे कोई कहता है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 90 ग्राम ऑफ आइस, यानी पानी के अंदर आपको 90 ग्राम ऑफ आइस है, तो 90 ग्राम ऑफ आइस में आपको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है ये पता कर लेंगे कि कितने होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जो दे रखा है वो W दे रखा है 90 और आइस का जो मोलर मास है तो यहाँ लिखेंगे m ऑफ आइस वो हो जाएगा 18, क्योंकि आइस भी किससे बनती है, पानी से बनती है। तो अब आप यहाँ से n निकालेंगे सबसे पहले, या फिर इस बार लिख लीजिए, उसके बाद क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है ऑफ आइस। आइस के अंदर या पानी के अंदर कितना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O इन आइस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, W अपॉन m इंटू 6.02 10 की पावर 23, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो कितना हुआ 90 अपॉन 18 इंटू 6.02 10 की पावर 23, ये हमारा 5 टाइम्स हो गया। तो इसे हम सॉल्व कर देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 10 30 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, आप देखोगे इसमें पॉइंट जो है वो आगे से 2 के बाद आ रहा है, मतलब 2 डिजिट के बाद है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको 1 डिजिट के बाद ही लिखना होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा हेल्प करूंगा, तो ये हो जाएगा 3.010 इंटू 10 की पावर 24। तो इतने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको मिलेंगे इसमें 90 ग्राम ऑफ आइस के अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे इसमें जो नीट में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आएंगे कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और 4 ऑप्शन में पूछेगा विच वन ऑफ द गिवन सैंपल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
यानी जो हमारे पास चार ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, उन चारों में चार अलग अलग कंपाउंड के बारे में लिख रखा होगा, उनकी क्वांटिटी दे रखी होगी और फिर वो कहेगा विच वन ऑफ द गिवन सैंपल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही है, तो वहां से आपको उसे सॉल्व करके कैलकुलेट करके ये निकाल लेना है कि किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए एक शॉर्टकट निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें है क्या, सबसे बड़ी चीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयन आप जब भी आपको निकालने हो तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एन पे, यानी नंबर ऑफ मोल पे। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ मोल ज्यादा आ रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल कम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, कम हो रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशनशिप है वो आपको ये बता के दे रहा है कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि इस सब्सटेंस में ज्यादा नंबर ऑफ मोल है, इस सब्सटेंस में कम नंबर ऑफ मोल है। क्लियर। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या है, वो है कि अगर हमको ये निकालना है, यानी मोल निकालना आप सीख गए, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल निकालना आपको आ गया, इक्विवेलेंट मास निकालना आपको आ गया। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कि जब हम लोग इन पदार्थों को, जब इसके सॉल्यूशन बनाए जाएंगे, इनको किसी सब्सटेंस के अंदर जब डिसॉल्व किया जाएगा तो उसकी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ थोड़ा सा माइंड मैप तैयार करना पड़ेगा। अब मान के चलिए कि मेरे पास ये जो एक बीकर है, इस बीकर के अंदर एक सॉल्यूट मैंने ले रखा है, यानी ये बीकर के अंदर क्या है, मेरे पास एक सॉल्वेंट है, समझे, जिसमें मुझे किसी पदार्थ को घोलना है। ये अब इसके बाद मान चलो ये थोड़ा सा मेरे पास एक सैंपल पदार्थ है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉल्यूट कह सकते हैं। अब इसको उठा के मुझे इसमें डालना है। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ से जो मेरा सॉल्यूशन बन के तैयार हो रहा है, यानी ये यहाँ पे हमारा एक सॉल्यूशन बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, यानी विलयन इसका आ जाएगा। तो दो चीजों को मिला के बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्लियर, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा जो होती है वो कम होती है और सॉल्वेंट जो होता है वो एक मैक्रो कंपोनेंट होता है, एक बड़ा कंपोनेंट होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो माइक्रो कंपोनेंट होता है जिसकी मात्रा कम होती है। क्लियर, तो अब आपको यहाँ से सॉल्यूशन मिल चुका है। अब सॉल्यूशन के मिलने के बाद इसकी हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम यहाँ से जो पहला पॉइंट लेते हैं वो निकालते हैं एक्टिव मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए एक्टिव मास एक नया वर्ड आ गया। अब इस एक्टिव मास को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मास का मतलब क्या होता है। देखिए जो भी सॉल्यूट होता है जब किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो आपने देखा होगा दो तरह के सॉल्यूट होते हैं, एक वो होता है जो घुल जाता है, एक वो होता है जो नहीं घुलता है। यानी एक कह सकते हो वो डिसॉल्व हो जाता है और एक ऐसा होता है जो अनडिसॉल्व होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे जो डिसॉल्विंग पावर है उसमें हम ये देखेंगे कि जैसे ये सब्सटेंस है, मान लो एक सॉल्यूट है, इसको हमने इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल ऐसे थे जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गए। तो उन मॉलिक्यूल का जो मास होता है उनको एक्टिव मॉलिक्यूल कहा जाता है, क्योंकि उनके पास अपनी इंटरनल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है जिसको हम एक्टिव एनर्जी कहते हैं। तो उनका जो मास होगा वो एक्टिव मास होगा। तो जब एक्टिव मास होगा तो वो पानी में इजीली घुल जाएंगे। तो वो जो एक्टिव मास है वो हमें कैसे निकालना होता है ये आपको यहाँ से मैं समझा रहा हूँ। तो एक्टिव मास निकालने का जो तरीका होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इस तरह से खाली ब्रैकेट बना करके। इसका फॉर्मूला होता है N/V। N का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल और V का मतलब है वॉल्यूम। अब किसका वॉल्यूम आपको लेना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कितने मात्रा में हमने इसको घोला, ये आपको यहाँ से निकालना है। अब N के बारे में तो आपको पता ही है, तो N को हम लिख सकते हैं W/M, W/M into V, और V हमें किस में लेना है, लीटर में। अगर आपको V ml में दे रखा है तो ले देंगे इफ वॉल्यूम इज गिवन इन ml, यानी अगर ये आपको मिलीलीटर में दे रखा है तो अगर आपको एक्टिव मास निकालना है तो W into 1000 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, M into V, और V किस में लिख लेंगे हम लोग, ml में लिख लेंगे। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल देकर के। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं इसको निकालने के।
एक एग्जांपल आप समझिए, लिखेंगे व्हेन 40 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 500 ml of water, 500 ml of water, comma, find the active mass of solute। अब यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो क्या है, NaOH है, उसका एक्टिव मास आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो आपके पास गिवन क्या है, गिवन है W इक्वल्स टू 40 ग्राम, आपको गिवन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 500 ml प्लस NaOH। तो NaOH का मोलर मास आपको निकालना है, तो मोलर मास ऑफ NaOH लिखेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 40 यूनिट। क्लियर। अब इसको एक्टिव मास निकालना है, तो एक्टिव मास इक्वल्स टू हो जाएगा W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V, और V किसमें है, ml, यानी ये वाला फॉर्मूला आपको पुट कर देना है। तो देखिए W कितना है आपके पास, 40 ग्राम है, 1000 एक कांस्टेंट वैल्यू पहले दे रखी है फॉर सपोर्ट द ml, उसके बाद नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 40 इंटू 500। तो हमने इससे इसको डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड किया, हमारे पास लिखा आया 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर। तो आपके पास जो एक्टिव मास है वो कितना निकल के आता है, 2 मोल पर लीटर, इसका एक्टिव मास निकल के आ जाएगा। यानी 1 लीटर में केवल 2 मोल ऐसे होंगे NaOH के जो कि एक्टिव मास के फॉर्म में कार्य करेंगे। क्लियर। तो ये चीज यहां से हमें निकालना आना चाहिए। अब एक्टिव मास निकलना सीख गया, अब इसके बाद आपको सीखना है कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है। तो अब हम सिखाएंगे आपको कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, यानी जो सॉल्यूशन आपके पास बनके तैयार हुआ है ये वो किस तरह का है, उसकी अंदर कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन की क्या रहेगी। तो दूसरे नंबर पे आपको क्या सीखना है, टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन। अब देखिए कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको या तो C से रिप्रेजेंट करो या फिर इसको S से रिप्रेजेंट करो। ज्यादातर बुक में C से रिप्रेजेंट हो रखी है, तो इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू N/V। अगर कोई आपसे पूछता है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन में देंगे द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जितने मोल 1 लीटर सॉल्यूट के सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे उसको उसकी कंसंट्रेशन कहा जाएगा। यानी एक्टिव मास और कंसंट्रेशन दोनों की जो डेफिनेशन है वो सेम रहती है, समझे, फॉर्मूला भी सेम रहता है। तो फॉर्मूले में आप इसको लिखेंगे तो W/M इंटू V, V किसमें होगा, लीटर में होगा। एक फॉर्मूला और बन जाएगा W/M इंटू V इंटू 1000, ऊपर लगा देते तो नीचे हम इसमें किसमें लिख लेंगे, ml में। सही है, सेम फॉर्मूला है, सेम कैलकुलेशन आएगी, उसमें ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए तीसरे नंबर पे आता है टू कैलकुलेट मोलरिटी। अब आपको अगर मोलरिटी निकालनी है तो मोलरिटी के लिए हम यहाँ पे M से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है, कंसंट्रेशन जैसा होता है, M इक्वल्स टू N/V इक्वल्स टू W/M इंटू V। इसको लीटर में हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू W इंटू 1000/M इंटू V, किसमें रहेगा, ml। मतलब सेम कंडीशन, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस डेफिनेशन बनानी है तो डेफिनेशन भी कंसंट्रेशन जैसी होगी। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। इसका यूनिट आपको पता चल जाएगा, मोल पर लीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है नंबर 4, वो आता है टू कैलकुलेट मोलरिटी। अब देखिए ये मोलरिटी क्या होती है, इसको हम स्मॉल m डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये मोलरिटी निकाली जाती है फॉर सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे फॉर सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, यानी ये कहाँ एप्लीकेबल है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखिए कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड अवस्था में हो, यानी ठोस अवस्था में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एलॉय, मिश्र धातु, समझे। तो जैसे आपकी गाड़ियों के जो एलॉय व्हील होते हैं
तो एलॉय व्हील जो होते हैं वो मिश्र धातु बोला जाता है इनको हिंदी में। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी मेटल्स पड़ी होती हैं वो सब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होती है, तो वो क्या है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर। इसके लिए फॉर्मूला जो यहाँ लगाया जाता है सेम लिखा जाता है n/v, लेकिन यहाँ पर v जो है वो किलोग्राम में लिया जाएगा, समझे। यानी आयतन जो होगा वो किसमें होगा, किलोग्राम में होगा, लीटर में नहीं होगा, क्योंकि ये लिक्विड सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन है। अब यहाँ से W/m × v ये हम किस में लिख देंगे, kg में लिख लेंगे। और इसको आगे बढ़ाते हैं तो W × 1000/m × v ये किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, समझे। जैसे कोई आपसे कहता है कि साहब इतने ग्राम ये पदार्थ जो है, इतने ग्राम इस पदार्थ के साथ मिलाया जाता है, दोनों ठोस अवस्था में है, तो उसकी मोलरिटी को कैलकुलेट कीजिए। तो मोलरिटी आपको इस फॉर्मूले से निकालनी है। क्लियर। अभी जब हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें मैं न्यूमेरिकल की जब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तब बताऊंगा कि इन फॉर्मूलों को कहाँ लगाना है, सही है। अब हमारा जो 5th पॉइंट आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, वो रहता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जो होती है इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समझे। इसका फॉर्मूला होता है E यानी W/E × V, और V किसमें होगा, यहाँ पे लीटर में। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा एक चीज नई आ गई है, W/E। W/E को हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पे इसका नाम रखा गया है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो E निकालना मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, अब इसको दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि हम लोग किस तरह से इक्विवेलेंट मास जो है वो निकालते हैं, सही है। तो अगर हमें W क्या है, यहाँ पे मास ऑफ द गिवन सबस्टेंस या मास ऑफ द सॉल्यूट कि कितनी मात्रा में हमने सॉल्यूट घोला हुआ है, V हमारे पास सॉल्वेंट का वॉल्यूम हो गया, और E हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ W क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कितना सॉल्यूट आपको घोलना है, और E क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट कितना है, और V है हमारे पास गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर हमारा V हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमारा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला जो है निकल के आ जाता है। अगर आपको वॉल्यूम ml में दे रखा है तो लिखेंगे n = W × 1000/E × V, और V किसमें हो जाएगा, हमारा ml में हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि हमने किस तरह से ये सारी चीजें कैलकुलेट की हैं। अभी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो पहले आपको बेसिक में यहाँ तक ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर लेने हैं, सही है। अब थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी बेसिक्स में क्या है ना, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो कि आपको पूरी तरह से आनी चाहिए, ताकि जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अभी हम लोग बेसिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आप आगे की जो केमिस्ट्री है, चाहे फिजिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो, समझे, और चाहे आपका नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, समझे। तो आज जो हम बेसिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने जो 5 पॉइंट आपको बताएं, उम्मीद है कि आप इस सबको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर। कल हम जो क्लास लेंगे उसमें इससे आगे बढ़ेंगे।